वो मई महीने का आखिरी हफ्ता था। मुंबई गर्मी से तप रही थी, इसलिए मेरे दोस्त विशाल ने अपने गांव पुणे में पिकनिक का प्लान बनाया। बाकी दोस्तों को भी यह प्लान पसंद आया, तो हम सभी दोस्त मिलकर गाड़ी से पुणे के लिए निकल पड़े। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी तेजी से चलाते हुए हम कुछ ही घंटों में गांव पहुंच गए। हमने 3 दिन खूब मस्ती की और फिर वापस लौटने का निर्णय लिया। शाम के लगभग 5 बजे हम रवाना हुए। 2 घंटे हंसी खेल में सफर बीता, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई। मैंने विशाल से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन विशाल को भी इसका जवाब नहीं पता था क्योंकि पिछले ही हफ्ते सर्विसिंग करवाई थी। फिर भी गाड़ी अचानक बंद हो गई। हमने गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आखिरकार हमने एक पास से गुजर रही गाड़ी को रोका और पूछा कि कोई मैकेनिक है क्या। उस गाड़ी वाले ने बताया कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक मैकेनिक है, आप वहां जा सकते हैं। फिर हम दोस्तों ने गाड़ी को धक्का देकर वहां तक पहुंचाया। मैकेनिक ने गाड़ी देखी और कहा, साहब, इसमें समय लगेगा, इंजन में समस्या लगती है। ये सुनकर हम निराश हो गए और गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगे। गाड़ी ठीक करने में 4 से 5 घंटे लगे। हम वहां खड़े खड़े बोर हो गए थे। कुछ देर बाद मैकेनिक ने हमें बुलाया और हम निकलने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी विशाल चला रहा था, लेकिन उसने कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई थी। गाड़ी को धक्का देकर हम पूरी तरह थक चुके थे और अब रात के 11 बज चुके थे। हमने सोचा कि आसपास कहीं कोई छोटा सा होटल ढूंढकर रात वहीं गुजार लें और सुबह निकले। हमने उस मैकेनिक से पूछा तो उसने कहा, साहब, इस मुख्य सड़क से आगे बाईं ओर मुड़ेंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस है, वहां आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। विशाल ने गाड़ी निकाली और मैकेनिक के बताए अनुसार कुछ दूरी पर बाईं ओर मुड़ गया। वो रास्ता घने जंगल से घिरा हुआ था। ऊंचे और घने पेड़ों की वजह से सड़क पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ ही मिनटों में हम लोग उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचे। वो गेस्ट हाउस मुख्यतः सरकारी अधिकारियों, विधायकों, सांसदों जैसे लोगों के वहां दौरे के दौरान ठहरने के लिए बना था। लेकिन वहां ज्यादा चहल पहल नहीं दिखी। परिसर में सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी। पूछताछ करने पर हमें ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा दिया गया। कमरा छोटा था, लेकिन एक बड़ी खिड़की होने की वजह से हवादार था। सभी थके हुए थे, इसलिए जो भी मिला खाकर सब सो गए। लेकिन विशाल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात के 2 बज चुके थे। फिल्म देखते हुए अचानक विशाल को कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के तेजी से चलने की थी। पहले उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन वही आवाज फिर से आई। थोड़ा ध्यान से सुनने पर महसूस हुआ कि वो अजीब आवाज खिड़की की तरफ से आ रही है। वो आवाज ऐसा प्रतीत हो रही थी कि कोई खिड़की के बाहर तेजी से चक्कर काट रहा है। विशाल ने सोचा कि कोई गांव का व्यक्ति होगा, लेकिन उस समय घूमने का वो समय नहीं था। विशाल डरपोक नहीं था, इसलिए वो उठा और उसने खिड़की खोली। बाहर गहरा अंधेरा था। उसने झुककर चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हमारा ही दोस्त आनंद था। विशाल ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। विशाल ने खिड़की बंद की और आनंद के बगल में जाकर लेट गया। क्या शूट हुआ था, ये देखने के लिए उसने फिर से मोबाइल उठाया और जो उसने देखा वो कल्पना से परे था। उसे पसीना छूट गया। उसने तुरंत सभी को उठाया और जो शूट हुआ था वो दिखाया। एक इंसान जैसी दिखने वाली लाल आकृति एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। हमारे एक दोस्त ने कहा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा, पता चलेगा कि यह कौन है। विशाल ने ब्राइटनेस बढ़ाया और हमारी आवाज ही बंद हो गई। पूरी तरह जला हुआ शरीर, खून से सने कपड़े, अधजला विकृत चेहरा। ये सब क्या है? हमारे एक दोस्त ने चिल्लाकर कहा, विशाल, अभी के अभी इसे डिलीट कर। लेकिन विशाल बहादुर था। उसने कहा, ये जो शूट हुआ है, इसे सभी को देखना चाहिए। उसने किसी की नहीं सुनी और मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। सभी डर गए थे। इतनी थकान के बावजूद भी डर के कारण एक पल में वो थकान और नींद कहीं गायब हो गई। उस रात हम में से कोई भी सो नहीं सका। जैसे ही सुबह होने लगी, हम तुरंत उठे और वापस जाने का फैसला किया।
सब कुछ निपटाकर हमने उस गेस्ट हाउस को छोड़ दिया। सभी ने एक बार फिर से विशाल से उस वीडियो को डिलीट करने की जिद की, लेकिन विशाल ने इसे टाल दिया क्योंकि वो यह वीडियो सभी को दिखाना चाहता था। विशाल के जिद्दीपन के कारण हम सब चुप थे। जो कुछ हुआ उसके कारण कोई भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मुख्य सड़क पर पहुंचने से पहले ही मात्र 10 मिनट में देखते ही देखते आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि मौसम इतनी जल्दी बदल गया था। आसपास के घने जंगल के कारण उस रास्ते पर अंधेरा लग रहा था। मैंने सहज ही दर्पण में देखा और मेरा दिल बैठ गया। पीछे वही आकृति हमारा पीछा करती हुई दिखी। मैंने डरे हुए स्वर में विशाल से कहा, विशाल पीछे देख, आज हमारा कुछ भी सही नहीं होगा। विशाल ने देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी तेजी से भगाने लगा। मूसलाधार बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता अनजान होने के कारण गड्ढे, मोड़ कुछ भी पता नहीं था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। विशाल का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और गाड़ी 20 फुट नीचे नाले में जा गिरी। जब होश आया तो हम अस्पताल में थे। आंखें खुलते ही हुआ हादसा याद आ गया। उठ नहीं पा रहा था क्योंकि सिर पर जबरदस्त चोट लगी थी। दोस्तों के बारे में पूछने पर पता चला कि सब सुरक्षित हैं। जान में जान आए। कुछ दिनों बाद हमें डिस्चार्ज मिल गया। एक अजीब बात यह थी कि उस हादसे में विशाल का मोबाइल पूरी तरह टूट गया। हमने उस मोबाइल का डेटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल सका। विशाल यहां पर नहीं रुका। उसने उस गेस्ट हाउस की जानकारी निकाली। वो सरकारी गेस्ट हाउस था, लेकिन सरकारी अधिकारी वहां जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां कई लोगों को ऐसे अमानवीय अनुभव हुए हैं। इसलिए लोग वहां जाने से बचते हैं। कहीं भी शरण लेने से पहले उस जगह की अच्छी तरह से जानकारी लेना हमेशा अच्छा होता है। जैसा कि कहा जाता है, काल आ गया था लेकिन समय नहीं आया था। शायद इसी कारण हम मौत के मुंह से वापस आ सके। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।